हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, मैं इसी प्रकार से क्लास 12th से रिलेटेड सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पहले भी इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे वीडियो नहीं देख रखी है तो वो भी आप ज़रूर चेकआउट करें। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, हाँ, मेरी तीनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, फिर हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us assume that a dipole of dipole moment P is kept in a uniform external field E at an angle theta with the field। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में शो कर रखा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट इट कंसिस्ट्स ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, जिसको कि हम जनरली 2L लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हमारा डाइपोल कुछ इस प्रकार रखा हुआ है, जिसमें हमारे पास -Q और Q चार्ज है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और फ्रेंड, जैसे कि अगर हम इसके राइट हैंड साइड हमारा जौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो उसकी फ्रेंड्स वैल्यू क्या होती है? क्यू ई। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे चार्ज का? क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई। और यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम दूसरी साइड पे देखें कि हमारे पास अगर -Q के रिस्पेक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या लगेगा, वो भी फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगा? क्यू ई। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? क्यू ई। बट फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि दोनों हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पे और यहाँ पे, दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। बट फिर भी फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे पास दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास टॉर्क लगेगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, एज वी सी फ्रॉम द फिगर, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी 0, बट सिंस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेज इज नॉट द सेम, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क टाउ विच कैन बी रिटन एज। तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि हम टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे पास टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास टाउ का फॉर्मूला होता है फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है। और फोर्स की वैल्यू फ्रेंड्स हमारे पास क्या है? क्यू ई क्रॉस। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है फ्रेंड्स हमारे जोन से दो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L। और फ्रेंड्स, अगर हमारे पास क्रॉस को अगर हम हटाएंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि जोन सा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आ जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने यही शो कर रखा है, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। और अगर हम फ्रेंड्स 2L और क्यू को एक साइड में रख लें और ई साइन थीटा को एक साइड में रख लें, तो फ्रेंड्स हमारे पास 2L क्यू ये क्या होता है? डाइपोल मोमेंट P। ये फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? क्यू इंटू 2L, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है? P इंटू ई साइन थीटा। और अगर फ्रेंड्स थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे साइन थीटा को हटा दे, रिमूव करना चाहें, तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या आ जाता है? P क्रॉस E। और हमारे पास डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। और जिसके साथ फ्रेंड्स अगर हम किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं
तो हमारे पास नेट क्या आता है, वो भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास टॉर्क भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया ये टॉपिक, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और चलिए फ्रेंड्स हम अगला टॉपिक हमारा देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज लिख रखी है। फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज जीरो व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 0 और 180 विद द फील्ड। तो इसका फ्रेंड्स कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पी क्रॉस ई, या फिर हम इसको सिंपली पी ई साइन थीटा भी कह सकते हैं। और अगर हमारे पास थीटा जीरो होगा तो हमारे पास नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। और अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, कि अगर हम इसको हमारे जोन सा ये हमारे पास डाइपोल है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल कर दें या फिर पैरेलल कर दें, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और हमारे पास फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है, when the dipole is parallel to the field, it is known as the position of stable equilibrium. तो फ्रेंड्स स्टेबल इक्विलिब्रियम आप हम कह सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर हम किसी कटोरी को रख दें और अगर हम उसके एक साइड से बाउल को रख दें और अगर हम उसके किसी एक साइड से बॉल को हमारी बाउल में डालें, तो जौन सा उसका नीचे वाला सरफेस होता है वो सरफेस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप नीचे वाले सरफेस से बॉल को थोड़ा लेफ्ट साइड से ऊपर करो या थोड़ा राइट साइड से ऊपर करो, तब भी बॉल क्या होगी, वो नीचे वाले हमारे सरफेस पे ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर फ्रेंड्स हम उस बाउल को उल्टा कर दें और फिर हम किसी बॉल को जैसे कि ऊपर वाले सरफेस से अगर हम बॉल को थोड़ा सा धक्का मार के नीचे करें, तो वो कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। और इसको फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, कि अगर हम इसको रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल रख दें, तो अगर हम नीचे से हमारे डाइपोल को थोड़ा ऊपर धक्का दें या फिर ऊपर से थोड़ा नीचे से नीचे की तरफ धक्का दें, तब भी हमारे पास क्या है, डाइपोल अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी एज सेम डायरेक्शन में होगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। बट फ्रेंड्स अगर हम इससे उल्ट डाइपोल को एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें, अगर हम हमारे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 कर दें, या फिर हम अपने डाइपोल को एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें, तो अगर हम हमारे डाइपोल मोमेंट को ऊपर से थोड़े नीचे तरफ धक्का मारेंगे या नीचे से थोड़ा ऊपर ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे, तो वो क्या है, वो अपनी पोजीशन चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम उसको नीचे से थोड़ा अगर ऊपर धक्का मारेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सा फोर्स है क्यू ई, वो हमारे डाइपोल पे लगेगा और वो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमारा डाइपोल जो सा है वो रोटेट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा इधर कि व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, इट इज नोन एज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यही मैंने आपको समझाया कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल 0 हो, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर हम इसको एंटी पैरेलल कर दें या फिर अगर हम डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 कर दें, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम जब भी हमारे डाइपोल को थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो वो क्या है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा और वो उसकी पोजीशन रोटेट हो जाएगी। और फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये फ्रेंड्स हम इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और किस कहाँ पे, जब थीटा हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो। और अगर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे हमने टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो हमको थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करना है। और अगर हम थीटा को 90 डिग्री करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो यही फ्रेंड्स मैंने आप पे लिख रखा है आपको, ताकि आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सको और याद रख सको कि द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं,
डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पिछली स्लाइड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। ये देखिए हमारे पास सब तरह हर एक तरफ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रेंड्स उसको कहते हैं जोन से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम हमारे किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो देखते हैं क्या होगा कि in a non-uniform field the two charges plus q minus q experiences different forces। तो ये फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ साथ या फिर अगर वो किसी चार्ज पे भी डिपेंड करती है तो हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू दो हमारे पास जोन से ये चार्ज हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। और अगर वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है तो जोन सा हमारा प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों चार्ज डिफरेंट फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे। इन दोनों पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे। देयरफॉर नेट फोर्स इज नॉट जीरो, और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। हमारे पिछले केस में क्या था, नेट फोर्स जीरो था, बट यहाँ पे नेट फोर्स नॉट नॉट जीरो होगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज पे अलग फोर्स लगेगा और माइनस क्यू चार्ज पे अलग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। द और आगे है हमारे पास द नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, कि हम जैसे जैसे डाइपोल की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो हमारे पास नेट टॉर्क जीरो भी हो सकता है और हमारे पास नेट टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। नेट टॉर्क फ्रेंड्स जीरो होता है कि अगर हमने हमारे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और वो किसी प्रकार से घूम नहीं रहा है, किसी प्रकार से रोटेट नहीं हो रहा है, तो उस पे नेट टॉर्क क्या होता है, जीरो। और यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि अगर हमारे पास नेट फोर्स जीरो नहीं है तो तो टॉर्क लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, वो डाइपोल की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा कि हमने डाइपोल को किस हिसाब से किस ओरिएंटेशन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको कि फाई से डिनोट किया जाता है। ये आप नोट कर सकते हो कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या होता है, फाई ऐसा सिंबल होता है और हम इसको फाई कहते हैं। और इसकी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि मान लो अगर हमारे पास कोई एरिया है या फिर हमारे पास कोई कार्डबोर्ड की शीट है, तो हम उसमें से फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई अगर कार्डबोर्ड की शीट है जिसका कि एरिया ए है, उसमें से हम फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर हमने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है तो उस सरफेस में से या फिर उस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो हमारे पास कोई कार्डबोर्ड की शीट है जिसका कि एरिया ए है और हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और अगर ई की नंबर ऑफ लाइंस जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में से निकल रहे हैं, पास कर रहे हैं विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैथमेटिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और यहाँ पे आपको पता ही होगा कि अगर हम डॉट हटाते हैं तो हमारे पास cos थीटा आ जाता है, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। और यहाँ पे सेम एज दैट हमारे पास आ जाता है ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, वेयर फ्रेंड्स थीटा क्या है, थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन द एरिया एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेम एज दैट फ्रेंड्स हमारे पास फाई या फिर फ्लक्स के केस में थीटा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है गाउस लॉ।
ये फ्रेंड्स टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और फ्रेंड्स आप गॉस लॉ को, जैसे कि मैं अभी आपको डेरिवेट करवाऊंगा आगे, तो फ्रेंड्स वो आप एक एक पॉइंट अपनी कॉपीज में नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी फ्रेंड्स आप एग्जाम में जाके अच्छे मार्क्स ला पाओगे और उधर भी आप डेरिवेट करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम गॉस लॉ देखते हैं क्या होता है। एंड फ्रेंड जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस लॉ के लिए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे फ्रेंड्स गॉस लॉ की देखिए डेफिनेशन क्या है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। तो फ्रेंड्स गॉस लॉ की डेफिनेशन ही ये है कि हमारे पास जौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है वो क्या होता है, इज इक्वल टू क्यू बाय एक्साइमन नॉट। और फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे जरूर नोट डाउन करें कि यहाँ पे क्यू क्या होता है, इट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, कि ये एनक्लोज्ड चार्ज होता है। अगर हम कोई क्लोज सरफेस को लेते हैं उसके अंदर कितना भी चार्ज हो हम उस सब का ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उसकी जो भी वैल्यू है हम यहाँ पे नेट चार्ज लिखते हैं, जो सा कि हमारे क्लोज सरफेस के अंदर है, उसने एनक्लोज किया हुआ है। और यहाँ पे फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस शो कर रखा है। ये तो फ्रेंड्स सेम एज दैट है कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास फाई का फॉर्मूला ही होता है ई डॉट ए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंड्स आगे डेरिवेशन करने वाले हैं फॉर अ क्लोज सरफेस। और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के बीच में ये जौन सा क्लोज किया हुआ है, ये फ्रेंड्स इसी को दिखाता है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर अ क्लोज लूप करने वाले हैं, कि वो कोई लूप होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हमने इंटीग्रेशन का साइन पाया है तो मैंने यहाँ पे कोई स्मॉल एरिया ds ले लिया। और चलिए फ्रेंड्स हम आगे इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो फ्रेंड्स डेरिवेशन में क्या है, लेट अस अज्यूम अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे पास कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है, विच एनक्लोजेस चार्ज क्यू, जिसके अंदर हमने कोई चार्ज क्यू रख दिया है। और कंसीडर डिफरेंशियल एरिया डी एस। डिफरेंशियल एरिया डी एस का फ्रेंड्स मतलब क्या है कि हमने इस पूरे स्फेयर में से इतना छोटा सा ये पार्ट ले लिया जिसका एरिया हमने क्या लिया है, डी एस। द फ्लक्स थ्रू डी एस कैन बी रिटर्न एस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम फ्लक्स निकालते हैं फॉर दिस स्मॉल सरफेस। स्मॉल जोन सा हमने ये एरिया लिया है ds, पहले हम इसके लिए फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद में हम उसको डेरिवेट करके इंटीग्रेट करके, डेरिवेट नहीं, तो यहाँ पे हम इसके छोटे से स्मॉल जोन सा हमने एरिया लिया है हम इसके थ्रू फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम उसको पूरे स्फीयर के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। और फिर हमारे पास गॉस लॉ के, जैसे कि गॉस लॉ ने बोला था कि क्यू अपॉन एक्साइमन नोट, वो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम प्रूफ करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो ये तो फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ ही लिया है पहले कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, क्लोज लूप की। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे नोट डाउन जरूर करें कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं, हम गॉस लॉ देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज लूप या फिर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाला हूँ, गॉसियन सरफेस क्या क्या होते हैं, हम क्या क्या ले सकते हैं। और ज़्यादातर जैसे कि अगर फ्रेंड्स हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होता है तो हम उस केस में स्फीयर को या फिर सर्कल को, वैसे फ्रेंड्स ज़्यादातर केसेस में स्फीयर ही होता है, तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो हम स्फीयर को गॉसियन सरफेस लेते हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज होता है तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई प्लेनर जौन सा हमारे पास फ्रेंड्स कोई अगर हमारे पास प्लेन चार्ज होता है जौन सा किसी प्लेन में लाई करता है, तो हम उसके लिए प्लेनर गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस को हम ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड
सभी डायरेक्शन में ऐसे जा रही होंगी, सभी डायरेक्शन में, और वो हमारे सरफेस के साथ, क्लोज सरफेस के साथ, स्फीयर के साथ कौन सा एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। ये तो फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हो कि अगर हम किसी स्फीयर के सेंटर से कोई भी रेडियस की लाइन खींचते हैं, रेडियस की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा उसके सरफेस से 90 डिग्री बनाती है एंगल, परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि वो टेंजेंट से हम उसके देखते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। और हमारे पास एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर फ्रेंड्स अगर हमारे पास हम किसी भी चीज़ का लेते हैं तो वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। अगर हम किसी स्फीयर का लें तो वो आउटसाइड होता है प्लेन ऑफ पेपर। और अगर हम किसी क्यूब का लें तो फ्रेंड्स अगर किसी हमारे क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो फ्रेंड्स उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड टू द सरफेस होगा। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही शो कर रखा है कि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एरिया ds का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पे जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी इसी डायरेक्शन में है और हमारे पास एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ई डी एस कोस थीटा को ई डी एस कोस 0 डिग्री लिख दिया है। और ई डी एस कोस 0 डिग्री का फ्रेंड्स वैल्यू क्या आ जाती है, ई डी एस आ जाती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको शो कर रखा है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में देखा था। ये फ्रेंड्स इधर थोड़ी ना मिस्टेक हो गई, आप इसको ठीक कर लेना कि E की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वेयर होता है। यहाँ पे R लिखा हुआ है, R को काट के आप R स्क्वेयर कर लेना। और फ्रेंड्स मैंने आपको के की वैल्यू भी पिछली वीडियो में बताई थी, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एक्स साइमन नॉट। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ई डी एस की वैल्यू क्या लिख दी, ई की वैल्यू फ्रेंड्स अगर हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर रखी है तो के की वैल्यू हम सिंपली 1/4 पाई एक्स साइमन नॉट रख सकते हैं और क्यू बाई आर स्क्वायर ये हमारे पास इधर आ जाता है। और हम फ्रेंड्स सिंपली क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कर देते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स 1/4 पाई एक्स साइमन नॉट 1/4 पाई एक्स साइमन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 पाई आर स्क्वेयर अगर हम इस छोटे से एरिया से अगर हम पूरे स्फीयर का एरिया निकालते हैं तो हमने फ्रेंड्स इधर सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दिया। और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया को मिला के हम पूरे सरफेस का एरिया बना लेते हैं। और हमारे पास पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 पाई आर स्क्वेयर से कट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू बाई एक्स साइमन नोट। और ये फ्रेंड्स हमने पिछली जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा है कि गॉस लॉ की जो सी डेफिनेशन है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स साइमन नोट। और ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स साइमन नोट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूला जो सा कि हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस के थ्रू ये प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एक्स साइमन नॉट। If net charge enclosed by a surface is zero, then the net flux through that surface is zero। तो ये तो फ्रेंड्स बहुत मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हमने किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं रख रखा है तो उसका फ्लक्स भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पे अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो फील्ड लाइन भी नहीं होंगी, और फील्ड लाइन नहीं है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। तो फ्रेंड्स ये आप जौन से मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये फ्रेंड्स आप सभी अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ये क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी किसी भी हमारे यूनिवर्स में या फिर अर्थ पे कोई चार्ज रखा है तो वो क्या, वो इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप। तो वो गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस फ्रेंड्स कोई भी हो चाहे, इररिस्पेक्टिव
इट्स शेप, कि वो किसी भी शेप का हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास, द टर्म क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन रेफर्स टू ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि हमारे पास ये सरफेस है, अगर हमने इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, एक प्लस टू क्यू चार्ज रख दिया, तो हम नेट, अगर हमने जैसे कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू प्लस टू क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पे हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टू क्यू। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ओनली क्यू नहीं, टू क्यू वैल्यू रखेंगे, क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चार्ज एनक्लोज किया है कि क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, और हमारे पास क्लोज सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज है, हम उस चार्ज को ही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। और फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म ई ऑन द लेफ्ट साइड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास जौन सी ये ई टर्म है, ई डॉट डी एस में हम यहाँ पे ई को डिफाइन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी फॉर ऑल चार्जेस होगी, कि अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस टू क्यू चार्ज है, तो इन सब चार्ज से रिलेटेड, इन सब चार्ज के साथ मिलके जोन सी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हम यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हैं। या फिर अगर हम जैसे कि आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उनमें अगर हमको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाती है, हमको एरिया दिया होता है, हमको क्यू दिया होता है, चार्ज एनक्लोज दिया होता है, और एक्साइमन नोट की वैल्यू तो हमको पता ही है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यहाँ पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्रेंड्स हम कैसे कहते हैं, कि हमारे पास अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसमें कितने भी चाहे चार्ज हैं, तो उन सब चार्ज से रिलेटेड, उन सब चार्ज के रिस्पेक्ट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी, हम उसको ही यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस एंड इट कैन नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज, कैन पास थ्रू कॉन्टिन्यूस चार्ज। तो इसका फ्रेंड्स ये मतलब है कि हमारे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, तो वो उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, और गॉसियन सरफेस कभी भी किसी पॉइंट चार्ज से या फिर किसी भी तरह के चार्ज से पास नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो हम गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट चार्ज से पास नहीं करवा सकते। बट अगर हमारे पास कोई लाइन लीनियर चार्ज है, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, हमारे पास होती है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड होती है हमारे पास, तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, लीनियर चार्ज हो जाता है, और हम उसमें से गॉसियन सरफेस को पास करवा सकते हैं। बट हम उस केस में कौन सा हमारा गॉसियन सरफेस लेते हैं, हम उसमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो फ्रेंड्स हम उसके लिए हमेशा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। एंड फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर dependence on distance as seen in Coulomb's law. Any violence of Gauss law will result in departure from the inverse square law. तो इसका फ्रेंड सिंपली ये मतलब है कि हम गॉस लॉ को हम गॉस लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हम गॉस लॉ को हर उस क्वेश्चन में या फिर हर उस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ कॉलम्स लॉ वैलिड है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गॉस लॉ इज ओनली वैलिड टिल कूलम्स लॉ इज वैलिड, कि जब तक हमारे पास कॉलम्स लॉ वैलिड है, तब तक ही गॉस लॉ वैलिड है, उससे बाहर हम गॉस लॉ को वैलिड या फिर अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के या फिर किसी भी टॉपिक से कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स आप वीडियो देख लेते हो, बट प्लीज़ फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे फ्रेंड्स मुझे भी सपोर्ट होगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी। और फ्रेंड्स मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं क्लास 12 के फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सब्जेक्ट पे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी, तो उनको भी जाके ज़रूर चेकआउट करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तीनों प्लेलिस्ट्स का, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।
थैंक यू वेरी मच।